बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, सुबह सुबह की जो पहली खबर है वो मतलब खुशी के साथ बतानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बांग्लादेश को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम जो है जिस तरह से पाकिस्तानी टीम के जो हमारे कैप्टन हैं उन्होंने बहुत यकीन दहानी दिलाई थी पाकिस्तानी अवाम को हम जो है क्वालिफाई के लिए इंशाल्लाह क्वालिफाइड होंगे। तो माशाल्लाह हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी टीम को K21 मेरे प्रोग्राम की जानिब से। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात की बात की जा रही थी उस पर इमरान खान के इल्ज़ामात पर जो है फुल कोर्ट जो है कमीशन बनाने की वज़ीर आज़म की जानिब से जो है दरख्वास्त। वो कहते हैं कि इमरान खान कौम को तबाह करना चाहते हैं। तो इस हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PSP से राजा राशिद और PTI से शुजात अली खान साहब। खुशामदीद करूँगी, आप लोग खैरियत से। सर, पहले तो हम मैच के वाले से बात कर लेते हैं जो कि आज जो है बांग्लादेश को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो क्या कहेंगे इस पर आप? लास्ट प्रोग्राम में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि नेचुरल टैलेंट जो है उसको सिलेक्ट किया गया टीम के अंदर, चाहे वो बॉलिंग के अंदर हैं या बैटिंग के अंदर। तो ये माजी में कुछ 10-15 साल में ये चीज़ लैक कर रही थी सिलेक्शन जो है। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट है और उसको उस तरीके से सिलेक्ट नहीं किया गया, जिस वजह से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो है वो एक मैच खेले, 2 मैच खेले, उसके बाद नज़र ही नहीं आए। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट हुआ पाकिस्तान के 1 2 3 4 जो बैटिंग लाइनअप थी। ठीक है, इनफॉर्म कैप्टन जो है हमारे वो इनफॉर्म बैट्समैन इन दिनों में नहीं थे, लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर बीच में वर्क नहीं कर रहा था। अभी मिडिल ऑर्डर भी फॉर्म में आ गया। तो बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसा होता है। तो कभी आपकी ओपनिंग जो है वो क्लिक नहीं कर रही होती, कभी मिडिल ऑर्डर जो है वो 92 के वर्ल्ड कप में देखें आप। उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है ये एक नेचुरल पाकिस्तान टीम के अंदर है, बाउंस बैक करते हैं। और प्रेशर मैचेस जो हैं ये पाकिस्तान जो है बिल्कुल वो उसमें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पाकिस्तान ने जो है वो जीते। ये जो लास्ट 2 मैच पाकिस्तान जो हारी भी थी, लास्ट बॉल तक ये गया है मैचेस, वो बड़े मैचेस थे। आपके उसको जो प्रेशर मैचेस जो होते हैं उसमें एंड टाइम पे ही जो है एकदम से जी जी पाकिस्तान जी की जीत होती है। मतलब उसमें कुछ जो सिनेरियो इस तरह का हो रहा होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होती है जी और एंड टाइम पे जो है ना पाकिस्तान आप जो है वो इसमें जीत जाता है। जी साउथ अफ्रीका को देखें। जैसे साउथ अफ्रीका बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, खास करके सेमीफाइनल्स के अंदर, वर्ल्ड कप के जितने भी पास्ट में हुए, उसमें सेमीफाइनल के अंदर उनको चौकर्स कहते थे। तो आज देखें एक बड़े मैच में जो कि मस्ट विन कंडीशन के अंदर उन वो जो है वो उनकी ये पोजीशन होगी। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम अभी इंशाल्लाह जो उसके अंदर नेशनल टैलेंट है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के अंदर, तो उससे पूरी उम्मीद की जा सकती है कि आगे न्यूजीलैंड को भी बहुत टफ टाइम देगी पाकिस्तानी टीम। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट शायकीन जितने भी हैं उनको कांग्रेचुलेशंस। और उसमें जो है पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंचेगी और फाइनल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुजात साहब आप क्या कहेंगे? की बात है निदा, पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए हैं और क्रिकेट है, लाजी बात है, हार जीत हर गेम का हिस्सा होती है। अब क्रिकेट पाकिस्तान की मतलब नेशनल गेम जो है वो तो है हॉकी, लेकिन चूंकि क्रिकेट का जुनून इतना लोगों के सरों पे चढ़ा हुआ है कि हर एक बंदा चाहता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आए। और यकीनन खुशी की बात है, हमारी दुआएं भी हैं और लोगों की तवक्कुआत भी है टीम से कि मतलब वो वर्ल्ड कप जीत के आए और पाकिस्तान को एक जो मुश्किल हालात में हमारा मुल्क गुजर रहा है, एक खुशी की लहर आ जाए और मुल्क में कुछ खुशखबरी और कुछ अच्छी चीज़ें और अच्छी खबरें आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बात कर लेते थोड़ी सी सियासत के भी हवाले से, क्योंकि इमरान खान के PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस पर वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से जो दरख्वास्त, उन्होंने कहा है कि एक फुल कोर्ट कमीशन बनाए जिस पे जो है जो खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से बात करें। और खान साहब जो है वो कौम को गुमराह करना चाहते हैं, कौम को तबाह करना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? निदा देखे, कौन क्या कहता है और कौन क्या सोचता है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कौम को देखिए, पब्लिक क्यों खान साहब के पीछे आ रही है, कोई तो वजह होगी ना। मैं तो खैर ये बात उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन कल जो आजम स्वाति की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या मतलब क्या मैसेज जा रहा है। तो इल्ज़ामात तो नहीं है ना, हकीकत है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो लाज़िम बात है, हमारे इदारे हैं, कोई कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा है, लेकिन आप हकीकत तो सामने लेकर आएंगी।
जुडिशरी का अपना एक रोल है, इंतजामिया का अपना एक रोल है, पार्लियामेंट का अपना एक रोल है। अगर ये रोल किसी एक इदारे को दिया जाए और वो उसको कंट्रोल करे तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे। कोई एक इदारा किसी भी इदारे को कंट्रोल न करे, जिसका जो रोल है उसका मुताबिक होना चाहिए। लेकिन जहां तक इनका जो मामला चल रहे हैं कि कमीशन होना चाहिए, मुझे आपसे शिकायत है, मुझे राशिद से शिकायत है, और उसी को जो है ना आप कल कमीशन का सरबराह बना रहे, तो हम तो कहते हैं कि आप कमीशन का सरबराह बनाए। तमाम मेरा भी तो एतमाद उस पर होना चाहिए, तमाम लोगों का एतमाद होना चाहिए। जब मेरा एतमाद होगा तो उस फैसले मुझे कबूल भी होंगे। लेकिन आप मुझ पे एक टीम मुसल्लत करेंगी, आप एक टीम ऐसा सेलेक्ट करेंगी कि जो उस पर लोगों को एतमाद न हो, जिस पे कौम को एतमाद न हो, तो उसके फैसले भी किसी को कबूल नहीं होंगे। सही, ठीक है जी। राशिद साहब, आप क्या समझते हैं ये जो आज मतलब मैंने अभी सर डिस्कस भी किया और इसमें शुजात साहब की भी अपनी राय सामने आई है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये अगर लीगली बात की जाए तो इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है 1956, इसके मुताबिक कमीशन की अपॉइंटमेंट की जो पावर है डेट इज़ वेस्टेड विद द फेडरल गवर्नमेंट। नंबर 1 ये बात होगी। नंबर 2, और उसके बाद आप देखें कि जो पीटीआई की तरफ से ये ज़ाहिर है एग्रीव्ड है, इस वक्त इनके ऊपर अटैक हुआ है, लाइव आपने देखा, वहाँ मीडिया की कवरेज थी, और बिल्कुल इसका हमें बहुत अफसोस है कि एक टॉप जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर इस तरीके से पब्लिकली इस तरह का ब्रूटल अटैक होना, ये इसकी इंतहाई मजम्मत जितनी भी की जाए कम है। और उनकी तरफ से देखें, कंप्लेनेंट जो भी होता है वो जिस तरह की भी इंक्वायरी और जिस तरह की भी इन्वेस्टिगेशन कहता है जी की जाए, वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं एक न्यूट्रली, एक लीगली, एक एज एन एडवोकेट बात कर रहा हूँ कि वो ये तो नहीं कह रहे कि हमारी फेवर में कर दें। वो एक इंक्वायरी की अगर बात कर रहे हैं तो इंक्वायरी का एक प्रोसीजर जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 1956, उसके मुताबिक आप जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इनकी तरफ से ये बात आ रही है कि वो फुल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। ये थोड़ी सी एक पोजीशन ऐसी है जिसको मैं क्लियर कर दूं। इसमें ये नहीं है कि वो, क्योंकि मैं कल एक प्रोग्राम के अंदर ये देख रहा था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक साहब जो है टीवी के ऊपर बात कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल इंक्वायरी है उसकी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लीगली इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी वो बात होने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल इंक्वायरी है उसकी परमिशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही करते हैं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे ये क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला हुआ है, ये जो अटैक का है, तो उसके ऊपर अगर वो जो इंक्वायरी कमीशन है 1956 के तहत जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके मुताबिक इंक्वायरी की जाए, लेकिन उसको इंक्वायरी फलान डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कि वो कोई लीगली कोई बार नहीं है कि वो उनके ऊपर कंस्टिट्यूट नहीं हो सकती कि, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन जो है वो मतलब उस एक्ट के डोमेन में, उस एक्ट के डोमेन में वो अगर ये कह रहे हैं कि उन जजेस के ऊपर कंप्राइज होना चाहिए वो इंक्वायरी कमीशन, तो इसके ऊपर जो है लीगली बात हो सकती है, काम हो सकता है। ठीक है, वो इस वजह से नहीं कि वो जो है वो ये इस कमीशन के डोमेन में नहीं आती बात, वो बिल्कुल इस कमीशन के डोमेन में आती है और इसके ऊपर इनके ऊपर बात हो सकती है। इसके अलावा एक और बात जो हमारे पूरे पाकिस्तान में एक जो बात लैक करती है, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट, शुजात भाई भी और मैं भी और जितने हमारे वकील दोस्त पूरे पाकिस्तान में सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे 1000 ऑफ हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, पुलिस जो है दे आर ड्यूटी बाउंड, SHO कंसर्न इज ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च दी FIR जैसे ही उनको पता चले एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। आप इस इंसिडेंट के अंदर ये देखें कि एक फायरिंग होती है जिसमें एक शख्स जो है वो शहीद हो जाता है, बाकी जो लोग हैं वो जख्मी होते हैं, मेरे ख्याल में कोई 12-13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो ये क्लियरली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसके ऊपर SHO कंसर्न जो है वो उनका काम है अंडर सेक्शन 154 CRPC के तहत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ आप FIR दे दें। तो ये एक प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर। जितने भी आप हमारा देखें, जो लांडी में हमारे कैंप पे पाक सरजमीन पार्टी के कैंप पे अटैक हुआ, हमारी FIR आज तक लॉन्च नहीं हुई। ये देखें, और उसकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या किया गया, हमारे ऊपर FIR लॉन्च करा दी ताकि हम काउंटर वर्जन जो है वो हमारा जो पोजीशन है वो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, लीगली ब्लॉक कर दिया।
तो ये एक बड़ा ये चीज़ क्लियर है कि हमारे पास 1000 ऑफ हम 22A CRPC के अंदर कोर्ट्स में ये SHOs के खिलाफ पिटिशंस फाइल करते हैं और फिर अदालतें जो हैं वो डायरेक्शन देती हैं, फिर जाके FIR लॉज होती है। तो इस FIR के लॉज होने को पाकिस्तान के अंदर इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है? पोलिसिंग जो है उसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? SHO कंसर्न जो इस तरह की नेग्लिजेंसी और नेग्लिजेंट एक्ट जो करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सेक्शन 551 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो IAPS ऑफ पुलिस हैं उनके पास जो पावर वेस्टेड है कि वो उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें, वो उनके ऊपर नीचे कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया कि जब 24 घंटे के अंदर आप देखें कॉग्निजेबल ऑफेंस पे FIR नहीं होती, आप सुपीरियर पुलिस के ऑफिसर नीचे शोकाज करके रिपोर्ट कॉल खुद क्यों नहीं करते? उनकी ड्यूटी है। ऊपर IAPS ऑफ पुलिस जो है वो SHO के ऊपर उनको विजिलेंट रहना चाहिए, खुद देखना चाहिए। एक आम शहरी खास करके वो इस चीज़ के जो एग्रीव्ड होते हैं वो अदालतों में आते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, उनके केसेस जो हैं ख़राब हो जाते हैं, डिले होता है, कल ट्रायल के अंदर उनको डिले प्रूफ करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है, दोनों एस्पेक्ट्स मैंने इसके क्लियर कर दिए हैं कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 के अंदर ये इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जा सकता है। दूसरा PTI की तरफ से ये है कि वो डेट शुड बी कंप्राइज अपॉन दी सुपीरियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर इनसे बात की जा सकती है। और आप इस तरीके से जो है ना आंखें बंद करके इस मैटर को ओवरलुक नहीं कर सकते। एक सिस्टम है, सिस्टम को इन्वोक करें, प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि हर किसी का जो ग्रीवेंस है वो डेट शुड बी रेड्रेस्ड। क्योंकि हम भी इस चीज़ का विक्टिम हम भी रहे। लांडी के अंदर आप देखें कौन सी FIR कटी है, हमारे ऊपर FIR लॉन्च करवा दी गई थी। तो ये इस तरीके से मशीनरी ऑफ लॉ जो लोग भी यूज करते हैं, विक्टिमाइज करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन। आती है ना कि पंजाब में हुकूमत किसकी थी? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मैं कोई और पार्टी की हुकूमत होती थी एक बात समझ भी आती थी। मैं उसी SHO कंसर्न इंसिडेंट हुआ वहाँ पे सिक्योरिटी फराम करना, सिक्योरिटी के इंतजाम देखना, पूरा चेक एंड बैलेंस जाहिर सी बात है पुलिस की जिम्मेदारी थी और उसके ऊपर जो है हुकूमत भी इनकी है वहाँ पे। तो जाहिर जो भी होकर रिस्पॉन्सिबल तो ये खुद भी होंगे ना, इसमें उनसे चेक एंड बैलेंस होना। देखें सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं प्रीवियसली पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े सानियात हुए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्होंने कहा कि फुल कमीशन बेंच बनाई जाए वो ताकि बिल्कुल ऐसे है, ये बिल्कुल इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत इनके पास रिलीफ है, ये क्लेम कर सकते हैं कि उसके अंदर किसी का भी कह सकते हैं कि डेट शुड बी कंप्राइजेज अपॉन दी सुपीरियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इनका क्लेम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर ये बात हो सकती है और ये उसके ऊपर वो हो सकता है इंक्वायरी कमीशन। और दूसरी बात ये है कि मैं तो सिर्फ इस सिक्योरिटी ब्रीचेज होते हैं पाकिस्तान में, आप देखें गुज़िश्ता 10 साल 15 साल के अंदर कितने बड़े बड़े सानियात पाकिस्तान में, बम ब्लास्ट क्या कुछ नहीं हुआ, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी थी। आप देखें वो जो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वो छोटा इंसिडेंट था, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी थी वो भी, लेकिन ये है कि उन इंसिडेंट के बाद वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो क्यों नहीं ली जाती ताकि वो चीज़ दोबारा आपके साथ वो ना हो। अभी ये जो वाक़या हो गया इसके ऊपर अभी मेन चीज़ ये है कि मशीनरी ऑफ लॉ जो है उसको मूव किया जाए, उसके मुताबिक जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है वो बिल्कुल होनी चाहिए। उसके अंदर तो आप उसको ना डिले कर सकते हैं ना SHO कंसर्न जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट हुआ, आप उसके ऊपर आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, आप क्यों नहीं कर दिया था? मतलब जब एक आप तो बात कर रहे हैं FIR की, जब वीडियो वायरल हुई है उसके बाद पूरा थाना मुअत्तल हो जी नेक्स्ट जो भी आया, देखें सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी जो होता है ना 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं होता। अगर कोई थाना मुअत्तल हुआ उसी दूसरे मिनट में दूसरे ने चार्ज ले लिया हो, ही इज ड्यूटी बाउंड कि वो वहाँ पे आके आप पहुँचता है तो उसका काम है फ़ौरन वहाँ पे FIR लॉन्च करवा। तो ये एक चीज़ है कि जब आप चीज़ों को चैनलाइज कर देते हैं तो जो कंप्लेनेंट होता है, जो एग्रीव्ड होता है, उसका जो ग्रीवेंस होता है वो रेड्रेस्ड हो जाता है, जिस वजह से वो फिर इस तरीके से किसी को ये वो नहीं कहता, किसी को मोर्दर इल्ज़ाम नहीं ठहराता जी कि इसका हुआ उसको। आप चैनलाइज कर दें लीगली, उसमें जो चीज़ भी रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती है क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आप चीज़ों को रोक देते हैं, शक व शुबात पैदा होते हैं, फिर हर किसी के ऊपर उंगली उठती है। उसका नुकसान जो है वो इंस्टीट्यूशंस को होता है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग भी हैं उनको जो लीगली प्रोसीजर है उसके अंदर उसको चैनलाइज करना चाहिए और थ्रू प्रॉपर चैनल ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि कोई भी किसी के ऊपर उंगली ना उठे। ठीक है, शुजा साहब आप कितना इत्तेफाक करेंगे? देखिए राशिद ने जो बात की बड़ी तफसीली बात की, लेकिन मैं उसमें जो मैं तो जिस तरह पहले कहा कि हर इदारे का अपना एक डोमेन है, ठीक है। अब इंतज़ामिया है, मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ
कि बल्कि एक दो बातें आपसे ज़्यादा शेयर करूँगा। जी जी। बेनज़ीर साहब का कत्ल हुआ, आज तक कातिल गिरफ्तार पता ही नहीं चला। इमरान खान साहब पे अटैक होता है, बंदा गिरफ्तार हो जाता है, वीडियो बयान भी विद इन। तो सर ये तो खुशी की बात है ना आपके खुशी लिए। की बात नहीं है ना निदा। अब अगर केस को फौरी आप फौरी तौर पे गिरफ्तारी हो रही है, फौरी तौर पे बयान सामने आ रहे हैं, इस तरह नहीं इसका है, मतलब हमारे इदारे एक्टिव है। इस तरह नहीं है, फिर इस तरह नहीं है। अगर फायरिंग तीन जावियों से, तीन तरफ से फायरिंग होती है और एक को आप गिरफ्तार करके उसकी वीडियो आप दिखा देते हैं और वो भी वहां से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर ले जाके, और उसका वीडियो ऐसा नहीं है। फिर जब हम कहते हैं कि मेरा किसी के खिलाफ कोई ग्रीवेंसेस है, मुझे किसी पे शक है, मुझे यकीन है कि ये मेरे इस मामलात में मुलविस है, आप FIR में लॉन्च करें, आप इन्वेस्टिगेशन में दे दें। अगर मैं झूठा हूँगा, अगर मैंने किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, गलत मेरा साबित हो जाए, मेरे खिलाफ 182 की कार्रवाई करें, मेरे खिलाफ डैमेजेस क्लेम करें, लेकिन मेरे घर FIR ही लॉन्च नहीं हो रही है। तो सर आप लोगों ने FIR का मुतालबा किया है? हमने नाम दिए, मुतालबा किया कि हमारे MNA साहब ने वहां पे एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन रिसीव करने से इनकार कर दिया। इसी तरह जब यहाँ ज़िमनी इलेक्शन था 237 में, हमारे कराची के सदर पे अटैक हुआ है, मेरे पास उसके CT स्कैन मौजूद है, उसकी इंजरीज मौजूद है, लाइव वीडियो मौजूद है। इसके बावजूद जब हम थाने में गए, हमारी FIR नहीं कटी। आज तक हमने जो 22A की पटिशन फाइल की है, उस पर ऑर्डर नहीं हो रहा है। अब जो इतना हुकूमत इदारों को इन्फ्लुएंस करेंगे तो फिर आपको इंसाफ कभी भी नहीं भाई मिलेगा। से आपने कब की थी अभी ये जो इस पे? नहीं, ये तो इसकी नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन था 237 में। हमारे कराची के सदर जो बिलाल गफार है, उस पर अटैक किया बाकायदा। वहाँ जो सिटिंग MPA था, अब लाजिम बात है हम वकील है, अगर कोई मसला PSB के साथ होगा तो मैं अपने वकील भाई से शेयर करूंगा कि अपने कारकुनों को रोके, मना करे, हम दोनों बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं और ये एक दूसरे पे अटैक करेंगे, हमारा MPA जो कराची का सदर भी है बिलाल गफार साहब, वो उसके बाद सिटिंग MPA के पास गया कि ये कारकुन है, हम बैठ के इसको सेटल कर लेते हैं, ये इलेक्शन है, स्मूथ होने दे। उस पर अटैक किया गया, उसको मारा पीटा गया, वीडियो मौजूद है, इसके बावजूद हमारे FIR नहीं कटी। ये अगर इस तरीके से हुकूमत इन्फ्लुएंस करेगी तो फिर तो इंसाफ नहीं मिलेगा ना। हम इसलिए कहते हैं कि जो इदारे हैं उसको अपने काम होने दे, उसको अपना काम करने दे, अपने आपको ऑटोमेटिक लोग को एतमाद भी होगा। लेकिन अगर मेरी एक MPA की FIR नहीं करती, जो कि एक जिम्मेदार बंदा है, असेंबली का मेंबर है, एक आम गरीब आदमी कहाँ उसकी बात सुनी जाएगी? अगर आपकी बात अपनी जगह पे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक कह रहे हैं आपके यहाँ पे अगर एक ज़्यादा एक पोजीशन रखने वाला एक शख्स जो है उसकी FIR नहीं कर रही है तो फिर एक आम शहरी की कहाँ सुनवाई होगी? बिल्कुल ठीक कहते हैं इस पर। सर और भी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जिस तरह से खान साहब की पाबंदी, उनकी स्पीचेस के ऊपर जो है, तकारीर के ऊपर जो पाबंदी लगा दी गई थी, अब वो जो है सेक्शन 5 के तहत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो ये तो आप लोग के लिए अच्छी बात है, और ये जो उनके फॉलोअर्स हैं, कारकुनान हैं, उनके लिए तो एक ये खुशाइन चीज़ है कि अब वो खुल के उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। निदा, कानून में कैसे आप किसी की इज़हार राय पे पाबंदी लगा सकते हैं? कैसे आप जमहूरियत पे करार लगा सकते हैं? ये तो डिक्टेटरशिप में भी इस तरह नहीं होता कि आप किसी को इज़हार राय पे पाबंदी बना दें, किसी की तकरीरों पे। मैं ये नहीं कहता, जो भी है ठीक है ना, मैं लाजी बात है मुल्क के खिलाफ मैं बात नहीं करूंगा, मैं फौज के खिलाफ बात नहीं करूँगा, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन मुझे तो अपने इज़हार राय की आज़ादी तो होनी चाहिए ना। हमारे सिटी कोर्ट में बहुत सारे वकील हैं, अब जरूरी नहीं है कि मैं उसमें सब भी बहुत ही अच्छे होंगे, एक आध हो सकता है कोई इस तरह हो, तो एक आध की मैं अगर उसकी निशानदेही नहीं करूंगा, उसको हम अपने सफ़ों से नहीं निकालेंगे, उसको हम सही नहीं करेंगे, तो फिर तो पूरा इदारा ही बदनाम होगा, पूरा इदारा ही खराब तस्वर किया जाएगा। तो यही एक बात है कि अगर मुझे इज़हार राय पे पाबंदी, अब आपने क्यों लगाई, और फिर जब लोगों का रिएक्शन आया तो आपने फौरन 1 घंटे के अंदर आपने हटा दिया। तो ये मतलब मुबारक बात तो नहीं है, लेकिन ये प्रेशर ही बर्दाश्त नहीं कर सकते ये इम्पोर्टेड हुकूमत। ये प्रेशर में जो है ना, ये प्रेशर में होते हैं, ये डिक्टेशन पे चलते हैं, ये गुलामी पे चलते हैं, ये अमेरिकन गुलाम है, जो वहां से डिक्टेशन आती है उसी के मुताबिक ये चलते हैं। मुझे बस समझ नहीं आती है अमेरिकन गुलाम, आपने डिक्टेशन की बात करते, मतलब अमेरिका जो है हमारे मुल्क में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, क्यों हमारे जो है जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो हमारी लीडरशिप है उनकी उतनी मतलब उनके उनके इतने वो इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है कि वो हर चीज़ हमारे सियासी चीज़ों में भी उनके मुदाखलात है। क्यों ये बात कही जाती है, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई है। मैं चाहती हूँ ज़रा हमारे नाज़रीन का मुझे भी आप मैं तो बिल्कुल सीधी बात आपसे करूँगा। मैं अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीदता हूँ,
किसी दुकान पे मुझे चीज़ 10 रुपए सस्ती मिल रही है और वही चीज़ मिल रही है जो कि दूसरी दुकान पे है, मैं कहाँ से खरीदूंगा? मैं वहाँ से खरीदूंगा जहाँ से मुझे 10 रुपए सस्ती मिल रही है। मुझे क्यों ईरान से और रूस से जो है ना तेल खरीदने नहीं दे रहे? मुझे क्यों जो है ना गैस जो है ना ईरान से नहीं लेने दे रहे? मुझ पे क्यों IMF और FATF में मुझे डालते हैं? यही वो बिन अक़वामी जो साजिश है। इंडिया को देखिए, इंडिया वहाँ से ले रहे हैं। अगर आपका पेट्रोल 225 का है और आपको आधी कीमत में मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपकी बहुत सारी चीजें सस्ती हो सकती है। बिजली कम हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो सकती है, जो सब्जी खेतों से सब्जी मंडी तक और सब्जी मंडी तक मोहल्लों में आती है उस पर किराया कम होगा। तो मैं समझता हूं, लेकिन ये पाबंदियां जो है ना, मैं यहाँ से नहीं खरीद सकता, मैं यहाँ से खरीदूंगा, मैं यहाँ से नहीं लूंगा, मैं वहां से। कुछ कर लेते हैं ऐसा, अपनी हुकूमत में आप लोग कुछ इस तरह से कर लेते ना, ताकि देखिए, आवाम जो है वो सस्ती चीज़ें उसकी भी निदा में आपको, ये जो गुलामी की आप लोग बातें करते हैं ये उस टाइम पे नहीं होती, तो मतलब ये तो कब से चलता हुआ आ रहा है ना, सस्ता जिस तरह सभी आपने जिक्र किया। अगर ये सब चीज़ें आप लोग अपने 4.5 साल की हुकूमत में कर लेते तो मेरे ख्याल से आज हमारे पाकिस्तान को तरक्की करा होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मैं आपको जवाब दूंगा। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, कुछ हमने ब्रेक से पहले बात हो रही थी, पाकिस्तान जो है अगर मतलब 4.5 साल का जो अरसा था उसमें पाकिस्तान को जो है अगर खान साहब की हुकूमत कुछ रिलीफ देती तो आज पाकिस्तान इतने कर्जों में नहीं डूबा हुआ होता, आवाम जो है उसको रिलीफ मिला हुआ होता। तो इस पर शुजा साहब आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, मैं फिर ब्रेक की तरफ चली गई थी। तो पाकिस्तान के लिए जो 4.5 साल थे उसमें क्यों नहीं आप लोगों ने कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ किया? अब गवर्नमेंट की कुछ पिछले जो पॉलिसियाँ होती है, जो पिछले एग्रीमेंट होते हैं, जो उनके लोगों के साथ मुआहदे होते हैं, उसको भी ऑन करना पड़ता है। क्योंकि बीइंग प्राइम मिनिस्टर अगर कोई कमिटमेंट करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, तो पाकिस्तान की हैसियत से करता है। तो मतलब वो डिक्टेटरशिप वाली बात आ गई ना? नहीं, मैं आगे सुन नहीं। असल में हम जो कोई सवाल करते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा एक सवाल होता है, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है। तो जब हमें हुकूमत मिली, हमें 3.5 साल मिले, ठीक है। जब हमने ये सब देखा कि बहुत सारा गन है, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, उसको साफ करना है और किस तरीके से साफ करना है, तो मुझे अपने पाकिस्तान के इमेज को भी बरकरार रखना होता है और अपने मुल्क को किसी ट्रैक पे भी लाना होता है ताकि मेरा मुल्क तरक्की की तरफ जाए। यही वजह है, खान साहब जब तक वो मुआहदों को साफ कर रहे थे, जब उसको तकमील की तरफ जा रहे थे, जो पिछले मुआहदे हुए थे और उसको हम टाइम फ्रेम पूरा करने के वो कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही खान साहब रशिया गए, क्या तकलीफ हुई, मतलब अमेरिका को, कि उसने जैसे ही पाकिस्तान खान साहब आए तो रिजिम चेंज आ गया। क्यों? इसीलिए कि ये मुआहदे वहां हो रहे थे कि जो पिछले मुआहदे थे उसको खत्म करना था और नए मुआहदे करने थे। रशिया से आपको सस्ता तेल मिलना था, रशिया से आपको सस्ती गंदम मिलनी थी, ईरान से आपको गैस मिलनी थी। ये मुआहदे थे जो आलमी जो इदारे हैं उनको पसंद नहीं आए। आपको फंड मिला है ना IMF का, किस्त आपको मिली है, क्यों आपके कर्जे कम नहीं हो रहे, क्यों पेट्रोल कम नहीं हो रहे, क्यों डॉलर कम नहीं? बस डॉलर वही जो इसाक डार साहब आ रहे थे 2-4 दिन जो है ना, आपको पता है वो जो मुआहदे हैं वही हम भी यही सुन रहे हैं कि जो मुआहदे हैं उन्हीं को ही कंटिन्यू किया हुआ है और वो मुआहदों को लेकर चल रहा है। तो जाहिर है अभी इतनी जल्दी कैसे सब चीजें करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा है कि हम मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे इसाक डार साहब का ऐलान हुआ, डॉलर 10 रुपए कम हो गया। जैसे इसाक डार साहब जहाज में बैठे, डॉलर 2 रुपए कम हुआ। जैसे पाकिस्तान पहुंचे 3 रुपए कम हो गए। उसके बाद उसी आने से अगर ये होता है तो ये तो अच्छी बात है ना पाकिस्तान को। वही बात, आप पूरी बात सुन ले। और उसके बाद वो डॉलर उसी जगह पे है। मैं आपको बताऊं, आज भी मार्केट में अगर डॉलर 226 रुपए 50 पैसे का है तो आपको 238 में मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा इस तरीके से। आप ट्राई करके देख ले, आपकी चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि आप जो डॉलर ये चाहता है कि सागदार साहब पाकिस्तान में गए, नहीं हुआ उसके नहीं हुआ। वो जो मसनूई जो जिसको लेकर आए थे, इन लोगों ने जो डॉलर अपने पास रखे थे, मार्केट में जब लेकर आए तो इसकी वजह से ये डॉलर की कीमत कम हुई। उसके बाद कोई कमी नहीं है। आप मुझे 10 दिन के बाद 10 दिन से दिखा दें कि डॉलर अगर कम हुआ हो, बढ़ गया होगा लेकिन कम नहीं हुआ है। 220 से 226-50 तक पहुंच गया है लेकिन कम नहीं हुआ है। क्या वजह थी? ये मसनूई इनको उतार चढ़ाव है, यही उन्होंने किया है। ठीक है जी राशिद साहब। लेकिन जी पाकिस्तान जब से बना है 1960 तक पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त ऑल डिपार्टमेंट्स में जो है वो बहुत अच्छी पाकिस्तान ने तरक्की की। PIA को देखें,
बहुत सारी एयरलाइंस जो थी वो PIA से उन्होंने ट्रेनिंग ली और आज वो दुनिया की जदीद तरीन एयरलाइंस, बाकी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। अभी सवालिया निशान उन पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जाता है कि जो 60 साल वाली, 50 साल वाली, 40 साल वाली, ये बताएं कि 50 साल, 40 साल और ये जो 60 साल के अंदर इन्होंने जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ यही होती हैं कि उनका काम है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना, तरक्की की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने और लगाने जिससे पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से तरक्की करे। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन गुज़श्ता 60 साल के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स है, ख़ास करके एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर है, ये आज से तो नहीं हुआ ना, ये तो 60 साल पीछे चले जाएँ आप इंडिया से एक पड़ोसी मुल्क है या चाइना पड़ोसी मुल्क है, उससे अपने आप को कंपेयर करें। आपके ज़्यादातर दरिया जो हैं वहीं से आते हैं, तो उन्होंने कितने डैम बनाए हैं। और हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिर्फ 60 साल, 50 साल, 40 साल सवालिया निशान लिए थे, वो पता नहीं आज नहीं, वो तो अभी की बात है ना सारी। ये 60 साल में उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि वहाँ से शुरू करें। 1960 तक हम बेहतरीन तरक्की कर रहा था पाकिस्तान, उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आई सारी। तो ये बताएं कि उसके बाद इन्होंने एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू चाइना, पाकिस्तान के अंदर कितने डैम बनाए। एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर आज है और उसका असर क्या हो रहा है, आप देखें कि अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली और गैस की जितनी शदीद कमी हो रही है, लोड शेडिंग है, उसका सबसे बड़ा नुकसान आपकी सारी इंडस्ट्रीज़ पूरे पाकिस्तान की जो है वो इसके ऊपर बेस कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के ऊपर। और जिस वजह से पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है बैठ गई, फेल हो गई। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश चले गए, UAE चले गए। बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए और बिजली को जानबूझ के ये जो उसके बाद ये कंपनीज के इलेक्ट्रिक का हाल देख लें कराची के अंदर, आप देखें कोई पुरसाने हाल है इन लोगों के। इन लोगों के वो शाह लतीफ़ टाउन में किसी ने बताया, मेरे क्लाइंट थे, वो कह रहे हैं वहाँ उनके एक एजेंट हैं, वो आके जो है वो सारा बिल लेके जाते हैं और ये सारा बहुत बुरा। तो ये इस बाय डिज़ाइन ये किया गया है, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस। आज हम 2022 के अंदर मैं कंपेयर करता हूँ, अफगानिस्तान में भी इतनी लोड शेडिंग नहीं होगी जो हमारे मुल्क के अंदर है। और इसका ये तरीका थोड़ी है कि आप उसको लोड शेडिंग करके मैनेज करके बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन परमानेंट सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, एक बात जो है उसको इन्होंने PTI गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े डैम जो शुरू किए, जो उसके अंदर ये सारा, तो ये चीज़ें 60 साल पहले से उस वक्त से होनी चाहिए थी। आज हम यहाँ नहीं खड़े होते, आज हमारी इंडस्ट्रीज लगती, काम करती। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज जब आपकी ख़त्म होगी तो आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म होगी। आपकी सुई धागा भी चाइना से इंपोर्ट होता है, जो हर चीज़ यहाँ बन के एक्सपोर्ट होनी थी। आपकी हर चीज़ को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया। आप जब यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रोवाइडेड नहीं है तो उस वजह से आप हर चीज़ कंपेयर करते हैं कि चाइना से हमें ये बनी बनाई इतने में मिल जाएगी। आप इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रहे, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ तो हो ही ख़त्म गई। आपको हर चीज़ बनी बनाई वहाँ से मिल रही है, आप ला रहे हैं और उसके ऊपर सारी इम्पोर्ट हो रही है, आपका सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो जाहिर है उस अफरात ज़र जो है उसका क्या कंडीशन होगी। जो भी हमारे इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो बताएं कि जब किसी मुल्क की इंडस्ट्री जो है ख़त्म हो जाती है, एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, तो क्या उसका रुपया ऊपर जाता है कि नीचे आता है। ये तो एक कॉमन सी चीज़ थी जिसको 60 साल से किया गया। उसके अलावा जो भी हमारे लेजिस्लेटर्स रहे, ये MQM के पीपल्स पार्टी और ये जो नून लीग, ये जो 60 साल, 50 साल, 40 साल, ये आप ये बताएं कि आपने इतना कुछ हो गया। 1973 के अंदर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज तक आपने जो इसका तीसरा पिलर था लोकल गवर्नमेंट का, उसके इख्तियारात आज तक क्यों नहीं दिए आपने। आप जो हैं वो किंग बाबा बन के बैठे रहे अभी तक। आप लोगों ने सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी, पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक जो है ना वो डिक्टेटरशिप के अंदर रखा, और आपने जितने भी इख्तियारात थे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास रख के पूरे पाकिस्तान को एक तरह के गुलाम बना के आप लोगों ने रखा। ठीक है, एक चीज़ मैं ज़रूर बात करूँगा कि अगर PTI ने भी अगर ये चीज़ करनी है, लोगों को आज़ाद करना है, तो ये 140A के अंदर आप चैप्टर ऐड करवाएं इनसे। इनके लोग भी नेशनल असेंबली के अंदर हैं, तो रिक्विजिशन मूव करें। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने पिछले दिनों देखा फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमसे गलती हुई कि हमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए था अपने जो इनका टेन्योर था उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें कि जब तक आप ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर आर्टिकल 140A के अंदर लिखा हुआ है, जब चीफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी पावर डिवॉल्व करेंगे, क्यों नहीं करते भाई आप।
क्यों नहीं करते? और ये आग के ये जो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये 60 साल 50 साल 40 साल वाली पार्टीज के अपने लोग जो हैं, जो इनके मिनिस्टर्स रहे, उन्होंने तो बहुत तरक्की कर ली। वो तीसरी नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरान है और हमारी तीसरी नस्ल इनकी गुलाम है। तो क्या आप इस तरीके से करके लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश बनाया हुआ है आपने? आप उनके डोर स्टेप पे उनके इख्तियारात दे दें। तीन स्टेप्स के अंदर प्रोग्राम भी किया है जी थोड़े स्टेप्स पे जो है आप उनके जो इख्तियारात है उनको पहुंचाएं ताकि जो है आवाम को 2 अमेंडमेंट्स आसानियाँ हर चीज़ में ज़ाहिर है हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास इख्तियारात हो ताकि वो आवाम तक उनके जो मसले मसाइल है वो सही तरीके से हल करने की कोशिश करें। देखिए, ये जो इससे पहले जो हम आपसे कह रहे हैं कि इन लोगों ने महंगाई के खिलाफ मार्च किए जब पीटीआई की हुकूमत थी, यहाँ से मार्च गया, सिंध से मार्च शुरू हुआ, इस्लामाबाद तक गया। पीपल पार्टी ने मार्च किया बिलावल साहब की क़यादत में। हमने कहा कि ठीक है, महंगाई है, हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा ने महंगाई मार्च किया, जहाँ से गई वहाँ इस्लामाबाद तक पहुँची। जब इनकी हुकूमत आई फिर इन्होंने क्या किया, महंगाई को डबल किया। मतलब वही चीज़ पेट्रोल आलमी मार्केट में कम हो गया, खाम तेल आलमी मार्केट में कम हो गया, लेकिन इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं। इन लोगों ने क्या किया, जो हम कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, सिर्फ अपने केस ख़त्म किए। अब ये कौन सा करप्शन 10 रुपए की भी है और 10 करोड़ की भी है। मैं सिर्फ ये जो नई हुकूमत है, जैसे अभी शुजा साहब ने कहा, बकौल उनके इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये अपने केसेस खत्म करने के लिए आया है, इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ देखिए जी, मुझे इसके बाद मैं लीगली एक बात करूंगा कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर ये जो इन्होंने अमेंडमेंट की कि भाई ये आप 2.5 करोड़ तक 49 करोड़ 99,999 तक करप्शन नेब में नहीं आएगा। ये जो है ये आप देखेंगे लीगली इस चीज को किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे कि ये विद रिगार्ड टू द सर्टेन अमाउंट अगर आप करप्शन होगी तो वो दैट डज नॉट कम अंडर द डोमेन ऑफ नैब ऑर्डिनेंस। ये कैसे हो सकता है? ये आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ये बात हिट करती है। ये वाली लेजिस्लेशन अगर आप करेंगे इस तरीके से कि जी छोटा चोर जो है इस हद तक जो चोर हैं वो कोई मसला नहीं है, और ये जो इसके ऊपर का जो है वो ये इस तरह की लेजिस्लेशन, इसके बजाय ये लेजिस्लेशन करने के कि आर्टिकल 140A के अंदर आप एक चैप्टर ऐड कर देते जरा सा, और एक 160 के अंदर अमेंडमेंट करके जरा हमारे पैसे हमें दे देते तो कितना मजा आ जाता। तो हम भी आपके साथ मैं उसकी मिसाल इस तरह निदा साहब को दूंगा कि अगर चोरी है तो ये 10 रुपए की पिन की भी चोरी है, और इस आईफोन मोबाइल के भी अगर 2 लाख है तो इसकी भी चोरी है। चोरी है, करप्शन है। हम कहते हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं कि आप करप्शन करो, ये कुर्सी है, इसको आप एक साथ लेके जाओगे तो नजर आएगी, इसका ये जो बैक साइड है इसको अलग कर दो, साइड अलग कर दो, ये बैठने की जगह अलग करो। आप ये किस्तों में करप्शन करो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा नेब में। एक साथ करप्शन नहीं करो, एक साथ करप्शन नजर आएगा। तो ये करप्शन तो फिर भी करेंगे, क्योंकि ये आपकी टीवी चैनल पे टॉक शो में कह चुके हैं कि करप्शन हमारा हक है। अगर आपको नहीं है तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कि कैपिटल टॉक में हामिद मीर के प्रोग्राम में एक मिनिस्टर ने कहा कि करप्शन हमारा हक है। तो करप्शन तो ये अपना हक समझ के करते हैं। हमारी जो टैक्सों के पैसे हैं ये उस पे जो है ना, ये अब जिस तरह राजा ने कहा कि करप्शन 49 करोड़ 99,99,999 रुपए हो तो नैब ऑर्डिनेंस में नहीं आएगा, लेकिन अगर 50 करोड़ हिट करेगा तो नैब ऑर्डिनेंस में आ जाएगा। ये कौन सी ऑर्डिनेंस है? बहुत शॉर्ट है, मैंने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाने में लास्ट आपसे मतलब आपके पास कुछ सेकंड आपने उसमें जवाब देना है। ये जो धरनों का प्रोटेस्ट का जो सिलसिला ये चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि इससे आम शहरियों के जो कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इसमें आम शहरी काफ़ी मुश्किलात फेस कर रहे हैं क्योंकि शाहरा फैसल ब्लॉक हो जाना, मेन शाहरा इस तरह से ब्लॉक करना, आपको पता है कि कितना जो है मामला फिर से डिस्टर्ब होता है। आप क्या समझते हैं कितना टाइम ये चलता रहेगा? पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, क्योंकि हम टायर जलाए जा रहे हैं। नहीं, एक टायर भी अगर कहीं जलाए तो आप मुझे बता दें। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, पीटीआई ने अगर एक गमला तोड़ा हो, एक शीशा तोड़ा हो, एक टायर जलाया हो, तो मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि मैं एहतजाज करूंगा अपनी लीडरशिप के साथ। अच्छा, बिल्कुल एहतजाज करूंगा, ऑन एयर कहता हूँ आपके साथ, अंदर रिकॉर्ड बात करता हूँ कि कोई शीशा टूटे, कोई गमला टूटे, कोई टायर जले, ऐसा नहीं है। लेकिन कल परसों हमारे एक एमपीए पे बाकायदा, मैं राजा अजहर का नाम ले रहा हूँ आपको, उसको शेल लगा है, यहाँ पाँव में फ्रैक्चर है और एनएमसी हॉस्पिटल में है। जिन्ना की रिपोर्ट भी सामने आ गई, इसमें उन्होंने कहा है कि इनको कोई फ्रैक्चर नहीं है। हाँ, वही मैं रिपोर्ट आपको अभी एनएमसी की दूंगा
क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन्हीं के जो है ना एनएमसी में दाखिल है। आज उसके पाँव का फ्रैक्चर भी मैं आपको एक्सरे व्हाट्सअप कर दूंगा और अपने चैनल पे भी आप दिखा रहे कि बाकायदा व्हाट्सएप उसका फ्रैक्चर भी है और जख्मी भी है। हाँ हाँ, मेडिकल बोर्ड करवा दें, हम कहते हैं, बिल्कुल हम कहते हैं। तो धरने का जो सिलसिला है, एहतजाज का जो सिलसिला है, आज भी हमारा प्रोटेस्ट है, 5 स्टार चौरंगी पे है, लेकिन हम उसमें अपना पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी का रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, हम एम्बुलेंसों को नहीं रोक रहे हैं, हम किसी की जो जाती प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे। सामने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बाइक राइडर जो है वो उसका मतलब कमाने का जरिया ही वो था, और उसके बाद जिस तरह से पीछे के कारकुनान ने उसकी बाइक छीनी और वहीं पे उसकी आंखों के सामने उसका कारोबार, मतलब एक तरह से उसका वो कारोबार है, उससे उसके घर की रोजी रोटी चलती है, वो छीन के जला दिया। पर लाहौर का ये वाकया था जिस दिन खान साहब का वाकया पेश आया, उस दिन उसके पास वो तो बैठ के रो रहा था कि मेरा कोई और सहारा नहीं है, मैं क्या करूं, किस तरह से हम 2 भाई हैं। तो आप इसके ऊपर भी प्लीज एक्शन लें और उनके लिए कुछ अपने जो है चेयरमैन मैं आप ऑन द रिकॉर्ड आपसे एक बात बता रहा हूँ। नटीटी पुल पे जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट था, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि हमें पता चला कि पीछे एक एम्बुलेंस में नहीं, एक गाड़ी में डायलिसिस का मरीज है, हमने उसको रास्ता दिया, हमने उसको जाने दिया। पीछे देखा एक डेड बॉडी एक बस में आ रही है, हमने उससे रास्ता दिया, उसको जाने दिया। हम एक साइड में अपना पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखें ना, अगर कोई इस तरह आके कोई कहे बगैर उसके कि भाई मेरी गाड़ी जलाई है या मुझे एक सिंगल भी एविडेंस आप दे दे। मैं नहीं कह रही सोशल मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं। आप प्लीज मतलब मैं अपने प्रोग्राम की तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि उन साहब के लिए, वो जो भाई हैं, आप उनके लिए कुछ जो है उनको कुछ फैसिलिटेट करें, अपनी लीडरशिप से बात करें ताकि जिस घर के चूल्हे जल रहे थे वो कम से कम बंद ना। मैं सिर्फ एक सेकंड आपको देखिए, एक सोशल मीडिया पे पता चला कि एक बंदा शहीद हुआ है, ठीक है, वो 3 बच्चे थे। खान साहब ने उसको बच्चों को बुलाया, उसकी वालदा को बुलाया और उसकी माली मदद की। मैं माली मदद का फिगर आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन माली मदद भी की और ये भी कहा कि जो भी कफालत इन बच्चों की होगी अब पीटीआई करेगी। तो हम बिल्कुल इस हिसाब से करेंगे भी, कर भी रहे हैं, और अगर ऐसा कोई वाकया होगा तो हम उसके भी कंपनसेशन देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शुजात साहब, राजा राशिद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे आपने टाइम की उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सुनते इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखिए, मेरी पूरी टीम को भी दुआ में याद रखिए। फीडबैक देने